हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी या मुद्रा का परिमाण सिद्धांत। अभी तक हमने लिया मुद्रा की परिभाषा क्या है, मुद्रा के कार्य क्या हैं और मुद्रा की मांग क्या होती है। ये सारी चीजें हमने ली। अब हम ले रहे हैं मुद्रा का परिमाण सिद्धांत या क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कि मुद्रा का परिमाण सिद्धांत है क्या। पहले तो ये जानिए कि मुद्रा का परिमाण सिद्धांत क्या होता है। तो मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का मतलब है कि ये मुद्रा के मूल्य और मुद्रा की मात्रा के बीच संबंध बताता है। मतलब ये सिद्धांत क्या बताता है हमें कि मुद्रा के मूल्य और मुद्रा की मात्रा के बीच में संबंध क्या है। इस सिद्धांत के अनुसार कीमत स्तर और मुद्रा की मात्रा में प्रत्यक्ष संबंध होता है और मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य में विपरीत संबंध होता है। मतलब ये मुद्रा का परिमाण सिद्धांत जो है हमें दो चीजें बताता है। क्या बताता है कि मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य इसके बीच में तो विपरीत संबंध है और मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर के बीच में क्या है, प्रत्यक्ष संबंध है, सीधा संबंध है। मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी तो कीमत स्तर बढ़ेगा, मुद्रा की मात्रा कम होगी तो कीमत स्तर कम हो जाएगी। और मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी तो मुद्रा का मूल्य कम होगा और मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी कम होगी तो मुद्रा का मूल्य बढ़ जाएगा। मतलब कहने का मतलब वो दो तरह का संबंध हो गया। मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य में तो क्या है, धनात्मक ऋणात्मक संबंध है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। और मुद्रा की मात्रा और कीमत, वस्तुओं की कीमत के बीच में क्या है, सीधा संबंध है कि मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी तो कीमत बढ़ेगी, मुद्रा की मात्रा कम होगी तो कीमत कम होगी। इसमें हम दो तरह के दृष्टिकोण को पढ़ेंगे। एक है कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच या नकद भुगतान दृष्टिकोण और दूसरा है नकद शेष समीकरण या कैश बैलेंस इक्वेशन। तो आज हम लेंगे नकद भुगतान दृष्टिकोण या जिसको कहते हैं कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच, नकद सौदा दृष्टिकोण भी कहते हैं। इस सिद्धांत की मान्यताएं, हमको इसकी व्याख्या करनी है कि ये क्या है, ये सिद्धांत, इसकी मान्यताएं क्या है और इसका चित्र की सहायता से समझेंगे कि किस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं चित्र से और इसकी आलोचनाएं क्या है। तो इस सिद्धांत में हम चार चीजों को पढ़ेंगे कि मुद्रा का परिमाण सिद्धांत क्या है, इसकी मान्यताएं, क्योंकि हर सिद्धांत जो है वो कुछ मान्यताओं पर आधारित होता है, तो इसकी मान्यताएं क्या हैं, फिर इसकी चित्र की सहायता से हम व्याख्या कैसे कर सकते हैं और एक हम लेंगे कि ये सिद्धांत, इस सिद्धांत में क्या कमियां हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं नकद भुगतान दृष्टिकोण क्या है। तो इसकी सबसे पहले प्रोफेसर फिशर का ये सिद्धांत है। सबसे पहले तो ये समझे कि ये सिद्धांत जो हमें दिया है ये प्रोफेसर फिशर ने दिया है और परंतु इसका आविष्कार जो है पहले डेविड ह्यूम जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने किया। उसके बाद इसमें धीरे धीरे सुधार करते हुए प्रोफेसर फिशर ने ये हमको सिद्धांत दिया है। तो डेविड ह्यूम और जेएस मिल ने प्रोफेसर फिशर से पहले समीकरण दी, जिसका मतलब जो समीकरण दी थी वो थी P बराबर M/T। P का मतलब सामान्य कीमत स्तर होता है, M का मतलब है मुद्रा की पूर्ति और T का मतलब है ट्रांजैक्शन या सौदे, व्यापारिक सौदे हैं। उसके बाद प्रोफेसर फिशर ने क्या किया, इसमें कुछ सुधार किए और सुधार करके उन्होंने ये समीकरण दी है PT बराबर MV प्लस M डैश V डैश। तो इसका मतलब क्या हुआ कि P का मतलब सामान्य कीमत स्तर हो गया, T का मतलब है व्यापारिक सौदों की मात्रा है, M का मतलब मुद्रा की मात्रा, M1 साख मुद्रा की मात्रा है, V है मुद्रा का चलन वेग और V1 साख मुद्रा का चलन वेग है। मतलब ये सारे इसके इंडिकेटर्स हैं। अब सबसे पहले ये जाने कि चलन वेग क्या होता है। चलन वेग का मतलब होता है कि मुद्रा की एक इकाई एक निश्चित अवधि में कितने हाथों से गुजरती है। मान लो 100 रुपए का नोट है मेरे पास और मैंने क्या किया, उसको बुक सेलर को दिया। मैंने कोई रजिस्टर, पेन, कॉपी खरीद ली। उस बुक सेलर ने क्या किया, उसी नोट को किसी मतलब जो जहां से वो खुद सामान खरीदता है उसको दे दिया। उसके बाद वो 100 रुपए का नोट कहीं और चला गया। तो इस तरह से वो एक ही नोट था उसने, लेकिन 4 लोगों के हाथों से गुजरा या 3 लोगों के हाथों से गुजरा। तो चलन वेग उस आधार पर निर्धारित होता है। यदि एक 100 रुपए का नोट 2 हाथों से गुजर रहा है तो 2 हो गया मुद्रा का चलन वेग, 3 हाथों से गुजर रहा है तो 3 हो गया और 4 से गुजरेगा तो वो 4 हो जाएगा। तो प्रोफेसर फिशर ने जो समीकरण थी पहले उसमें सुधार करके इसमें क्या किया, साख मुद्रा और उसके चलन वेग को शामिल कर लिया।
पहले ये समीकरण थी PT बराबर mv, मतलब इसमें साख मुद्रा और उसका चलन वेग शामिल नहीं था। लेकिन बाद में फिशर ने इसमें सुधार करके क्या किया, क्योंकि वर्तमान समय में साख मुद्रा का महत्व भी बढ़ रहा है, तो इसमें साख मुद्रा को शामिल किया और साख मुद्रा और उसके चलन वेग दोनों को शामिल करके हमको समीकरण दी PT बराबर mv प्लस m1v1 या m डैश v डैश भी कह सकते हैं। तो ये समीकरण हुई फिशर की। प्रोफेसर फिशर का ये सिद्धांत है, नकद भुगतान या नकद सौदा दृष्टिकोण भी कहते हैं इसको, और या फिशर का समीकरण या फिशर की अवधारणा भी कहते हैं। तो प्रोफेसर फिशर ने इस सिद्धांत को दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि PT बराबर mv प्लस m1v1 है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि वो कहते हैं कि अन्य सब तत्व स्थिर रहें, कौन से तत्व, T स्थिर रहे, V m डैश v डैश, ये चारों चीजें यदि स्थिर रहेंगी तो P और M के बीच में कैसा संबंध है, प्रत्यक्ष है और आनुपातिक है। मतलब जिस अनुपात में M बढ़ेगा P भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगा। तो ये प्रोफेसर फिशर हमको बताते हैं। जैसे इस समीकरण में हम ये देखते हैं, यदि T स्थिर हो जाए, V स्थिर हो जाए, M1 V1 ये दोनों स्थिर हो जाएं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, कीमत स्तर और मुद्रा की पूर्ति, M का मतलब क्या है, मुद्रा की मात्रा या मुद्रा की पूर्ति, उन दोनों के बीच में क्या संबंध है, प्रत्यक्ष संबंध है कि यदि M बढ़ेगा तो P भी बढ़ेगा, M कम होगा तो P भी कम हो जाएगा। तो ये तो हमारा है सिद्धांत। अब लेते हैं कि ये सिद्धांत कब लागू होता है, क्योंकि हर सिद्धांत जो है कुछ निश्चित मान्यताएं लागू होने पर ही सफल होता है। जैसे हम कहते हैं, ये फिशर क्या कहते हैं कि यदि कीमत स्तर, मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी तो कीमत स्तर भी बढ़ेगा और उसी अनुपात में बढ़ेगा। यदि मुद्रा की मात्रा दुगनी हो गई है तो कीमत स्तर भी दुगना हो जाएगा, मुद्रा की मात्रा आधी हो गई तो कीमत स्तर भी आधा हो जाएगा। लेकिन कब होगा, ये सिद्धांत लागू कब होगा, तो इसके लिए फिशर ने कुछ मान्यताएं ली हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है कि प्रोफेसर फिशर ये कहते हैं कि M और M1 में एक निश्चित संबंध मानकर चलते हैं कि M और M1 मतलब मुद्रा की मात्रा और साख मुद्रा दोनों के बीच में एक निश्चित अनुपात है, मतलब एक निश्चित संबंध है। यदि M में परिवर्तन होगा तो M1 भी उसी दिशा में परिवर्तित होगा और उसी अनुपात में परिवर्तित होगा। यदि ये मान्यता लागू होती है तो ही ये सिद्धांत लागू होगा कि जैसे ही मुद्रा की मात्रा जिस अनुपात में बढ़ेगी, कीमत स्तर उसी अनुपात में बढ़ेगा। यदि ये वाली मान्यता लागू नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में फिशर का जो सिद्धांत है वो भी लागू नहीं होगा। दूसरा निर्णय लिया चलन वेग। चलन वेग का मतलब क्या है कि एक निश्चित अवधि में मुद्रा की इकाई कितने हाथों से गुजरती है। तो मुद्रा का चलन वेग जो है वो इन्होंने स्थिर माना है। फिशर कहते हैं कि एक निश्चित अवधि में मुद्रा का जो चलन वेग है वो स्थिर है, मतलब मुद्रा जो है वो जितने हाथों से गुजरती है वो स्थिर रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यदि मुद्रा का चलन वेग v मतलब स्थिर रहेगा तो ही फिशर का सिद्धांत लागू होगा। इसके साथ उन्होंने कहा सौदों की मात्रा, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन या T जिसको हमने लिया है। फिशर कहते हैं कि व्यापारिक सौदों की मात्रा भी स्थिर रहती है, मतलब जितने लेन देन हम करते हैं वो एक निश्चित अवधि में स्थिर रहते हैं। रोज हम जो लेन देन कर रहे हैं वो एक निश्चित अवधि में स्थिर रहते हैं कि इतने ही ट्रांजैक्शन हम करते हैं तो ही ये सिद्धांत लागू होता है, वरना नहीं लागू होता है। तो इन्होंने ये तीन चीजें ली कि यदि ये तीनों चीजें स्थिर रहती हैं, मतलब M मुद्रा की मात्रा और साख मुद्रा में एक निश्चित संबंध है, तो फिशर का सिद्धांत लागू होगा। यदि मुद्रा का चलन वेग जो है वो स्थिर है तो मुद्रा फिशर का सिद्धांत लागू होगा। और यदि सौदों की मात्रा T भी स्थिर है तो ही ये सिद्धांत लागू होगा, वरना ये सिद्धांत लागू नहीं होता। तो ये मान्यता यदि लागू होती हैं तो फिशर कहते हैं कि मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर के बीच में प्रत्यक्ष और आनुपातिक संबंध होता है कि जिस अनुपात में मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी कीमत स्तर उसी अनुपात में बढ़ेगा, जिस अनुपात में मुद्रा की मात्रा कम होगी कीमत स्तर उसी अनुपात में कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि फिशर जो है वो केवल विनिमय माध्यम, मुद्रा के हमने जो कार्य लिए थे उसमें हमने लिया था कि सबसे महत्वपूर्ण काम है विनिमय का माध्यम। तो फिशर ये कहते हैं कि मुद्रा केवल एक ही कार्य करती है और वो है विनिमय का माध्यम, कि वस्तुओं के लेन देन को आसान बनाती है। इसकी सहायता, इसमें संचय का कार्य अपन शामिल नहीं करते। फिशर केवल क्या कहते हैं, मतलब ये भी एक मान्यता है कि फिशर ये मान के चलते हैं कि मुद्रा केवल विनिमय या लेन देन के काम में आती है या विनिमय को आसान बनाती है, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। मतलब वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के अलावा हम मुद्रा का कोई प्रयोग नहीं करते, मतलब इसका संचय का कोई कार्य नहीं है। और अगली मान्यता लेते हैं कि अर्थव्यवस्था में कोई वस्तु विनिमय व्यवस्था नहीं है, मतलब
मुद्रा के माध्यम से ही सारे काम होते हैं, वस्तु विनिमय व्यवस्था कहीं पर भी पाई नहीं जाती है। तो ये 5-6 मान्यताएं फिशर ने ली हैं कि यदि अर्थव्यवस्था में ये सारी चीजें लागू होंगी तो फिशर का सिद्धांत लागू होगा। क्या सिद्धांत लागू होगा? कि मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में प्रत्यक्ष और आनुपातिक संबंध होगा। मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी तो उसी अनुपात में कीमत स्तर बढ़ेगा, मुद्रा की मात्रा कम होगी तो उसी अनुपात में कीमत स्तर कम होगा। तो ये सिद्धांत तब लागू होगा जब ये सारी मान्यताएं फिशर कहते हैं लागू होती हैं। अब हम लेते हैं चित्र। तो ये इसका चित्र है जिसमें हमने एक्स अक्ष पर लिया है मुद्रा की पूर्ति या एम को लिया है, वाई अक्ष पर हमने ऊपर लिया है कीमत स्तर और नीचे वाले में लिया है मुद्रा का मूल्य। क्योंकि हम कहते हैं कि ये जो सिद्धांत है दो चीजों को संबंध को बताता है कि मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में क्या संबंध है और मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य में क्या संबंध है। तो ऊपर वाला चित्र जो ए पार्ट है वो हमें बता रहा है कि मुद्रा की पूर्ति और कीमत स्तर में जो है प्रत्यक्ष और आनुपातिक संबंध है। ये हमें दिखा रहा है कि जैसे ही मुद्रा की मात्रा जिस अनुपात में बढ़ रही है कीमत स्तर उसी अनुपात में बढ़ जाता है। जैसे इसमें जब मुद्रा की मात्रा OM है तो कीमत स्तर क्या है? OP1 है। जब मुद्रा की मात्रा बढ़कर क्या हो जाती है? OM1 हो जाती है तो कीमत स्तर बढ़कर P1 से P2 पर चला जाता है। तो मतलब M से M1 जितनी मुद्रा की मात्रा बढ़ी कीमत स्तर भी P1 से P2 पर उतना ही बढ़ जाता है। मतलब जिस अनुपात में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हुई कीमत स्तर उसी अनुपात में बढ़ गया। इसी तरह जब मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है M से M3 पे आ जाती है तो कीमत स्तर भी घटकर P1 से P3 पर आ जाता है। मतलब जिस अनुपात में मुद्रा की मात्रा में कमी हुई उसी अनुपात में कीमत स्तर में कमी हुई। तो पहला संबंध तो क्या हुआ कि मुद्रा की पूर्ति और कीमत स्तर, या कहें कि मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर के बीच में प्रत्यक्ष और आनुपातिक संबंध है। जिस अनुपात में मुद्रा की मात्रा बढ़ रही है कीमत स्तर उसी अनुपात में बढ़ रहा है, जिस अनुपात में मुद्रा की मात्रा कम हो रही है कीमत स्तर उसी अनुपात में कम हो रहा है। अब नीचे वाला जो पार्ट है वो हमको बताता है कि मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य के बीच क्या संबंध है। तो मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य के बीच कैसा संबंध है? विपरीत संबंध है। यदि मुद्रा की मात्रा मान लो OM1 है तो कीमत स्तर क्या है हमारा? OP2 दिखा रखा है। अब यदि मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है, जब मुद्रा की मात्रा हमारी OM1 है तो कीमत स्तर हमारा OP3 के बराबर है, अब P3 पर है। अब यदि मुद्रा की मात्रा कम हो गई, OM1 हमने ले ली या OM3 जो दिखा रखा है वो ले रखा है, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि मुद्रा की मात्रा कम होते ही क्या हो रहा है? कीमत स्तर बढ़ गया है। मतलब दूसरा जो डायग्राम है, दूसरा जो चित्र है वो हमें बता रहा है कि मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर के बीच में कैसा संबंध है? वो तो प्रत्यक्ष संबंध है। और मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य के बीच में कैसा है? विपरीत संबंध है। मतलब ये नेगेटिव स्लोप है। इस कर्व का जो स्लोप है वो ऋणात्मक ढाल वाला है। ऋणात्मक ढाल वाला क्या बताता है कि दो जो चर हैं उनके बीच में विपरीत संबंध है, और जब धनात्मक ढाल होता है वो बताता है कि दोनों चरों के बीच में धनात्मक संबंध है। तो नीचे वाला जो चित्र है वो हमें दिखाता है कि इन दोनों चरों मुद्रा के मूल्य और मुद्रा की पूर्ति में ऋणात्मक संबंध है। मतलब एक यदि बढ़ेगा तो दूसरे में कमी होगी, दूसरी में कमी होगी तो पहला बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ये हुआ फिशर का नकद सौदा दृष्टिकोण। अब हम लेते हैं कि इस सिद्धांत की आलोचनाएं क्या क्या है, क्या क्या आलोचनाएं अर्थशास्त्रियों ने की है। तो अर्थशास्त्री कहते हैं कि फिशर द्वारा प्रतिपादित जो मुद्रा का परिमाण सिद्धांत है वो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों पर सुधार है और इसमें संशोधन भी हुआ है और इसको नए रूप में प्रस्तुत किया है। यद्यपि फिशर ने काफी कोशिश की है कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने जो सिद्धांत दिया है उसमें काफी सुधार भी किया है, संशोधन भी किया है, परंतु फिर भी अर्थशास्त्रियों द्वारा इसकी काफी आलोचना की जाती है कि इसमें फिर भी बहुत सारी कमियां हैं। पहला इन्होंने कहा कि मुद्रा का परिमाण सिद्धांत जो अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। मतलब जितनी भी फिशर ने जो आलोचना जो मान्यताएं ली थी, जैसे हमने कहा कि मुद्रा की मात्रा और साख मुद्रा में एक निश्चित संबंध होता है, तो अर्थशास्त्री कहते हैं कि ये लागू नहीं होता है। मुद्रा का चलन वेग स्थिर रहता है, जबकि वास्तव में मुद्रा का चलन वेग कभी स्थिर नहीं रहता। व्यापारिक सौदे वो कहते हैं कि स्थिर रहते हैं, जबकि वो स्थिर नहीं रहते हैं। वस्तु विनिमय व्यवस्था अर्थशास्त्री फिशर कहते हैं कि कहीं पर भी लागू नहीं होती है, जबकि वास्तव में लागू बहुत सारे ऐसे पिछड़े क्षेत्र हैं जहां पर अब भी वस्तु विनिमय व्यवस्था है।
इसके साथ ही फिशर ने कहा कि जो मुद्रा जो है वो केवल विनिमय के माध्यम का कार्य करती है, जबकि वास्तव में ये सही नहीं है। मुद्रा विनिमय के माध्यम के अलावा भी अन्य कार्य करती है। तो अर्थशास्त्री कहते हैं कि चूंकि फिशर ने मुद्रा के परिमाण सिद्धांत में काफी सुधार किया और नए रूप में इसको प्रस्तुत किया है, लेकिन फिर भी इसने जो मान्यताएं ली हैं वो वास्तविक जीवन में जो है वो लागू नहीं होती हैं। तो जब वो मान्यताएं, फिशर का ही कहना है कि यदि ये मान्यताएं लागू होंगी तो फिशर का सिद्धांत लागू होगा। क्योंकि ये मान्यताएं लागू नहीं हो रही तो फिशर का सिद्धांत भी लागू नहीं होता है। दूसरा, ये सिद्धांत ये मान के चलता है उत्पादन जो है वो उत्पादन मतलब अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार का स्तर है। ये मानकर फिशर चलते हैं कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार का स्तर है। परंतु 1930 की मंदी में यह स्पष्ट हो गया कि अर्थव्यवस्था हमेशा पूर्ण रोजगार बिंदु पर नहीं रहती है। वैसे कहीं पर भी पूर्ण रोजगार जो एक आदर्श स्थिति है, और कोई भी अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो अल्प विकसित हो, विकासशील हो, विकसित हो, कहीं पर भी पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई नहीं जाती। जबकि फिशर क्या कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार का स्तर है। पूर्ण रोजगार का मतलब है कि जितने भी काम करने के योग्य व्यक्ति हैं, निश्चित मजदूरी पर काम करना चाहते हैं, उन सबको काम मिला हुआ है, ये होता है पूर्ण रोजगार, है ना। तो वो कहते हैं कि जितने भी काम करने के योग्य व्यक्ति हैं और निश्चित मजदूरी पर काम करना चाहते हैं, फिशर कहते हैं उन सबको काम मिला हुआ है। जबकि वास्तव में ना तो अल्प विकसित, ना विकासशील और ना ही विकसित किसी भी अर्थव्यवस्था में ये पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है। फिर उन्होंने कहा कि फिशर ने कहा कि मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में प्रत्यक्ष और आनुपातिक संबंध है। उन्होंने इसमें बहुत सारे जो अमौद्रिक तत्व हैं जो कीमत को प्रभावित करते हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया। अमौद्रिक तत्व जैसे मान लो किसी वर्ष उत्पादन बहुत ज्यादा हो गया, या मान लो किसी वर्ष उत्पादन कम हुआ, किस कारण को हुआ, कोई प्राकृतिक आपदा हो गई, जैसे बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, है ना, इस तरह की स्थिति हो गई, या कोई तकनीकी परिवर्तन हुआ जिसके कारण से उत्पादन में कमी हो गई है। तो ऐसी स्थिति में भी क्या होगा, यदि उत्पादन कम होगा तो कीमत बढ़ेगी, चाहे मुद्रा की मात्रा कम हो या ना हो, लेकिन कीमत या मुद्रा की मात्रा बढ़े या ना बढ़े, कीमत में परिवर्तन आएगा। मतलब बहुत सारे जो अमौद्रिक तत्व हैं उसके कारण से भी कीमतों में परिवर्तन आता है। जबकि फिशर ने क्या कहा कि केवल मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होगा तो कीमत में परिवर्तन होगा। तो प्रोफेसर डी कॉक ने कहा कि इसमें केवल मुद्रा की मात्रा पर ही अनावश्यक रूप से बल दिया गया है, जबकि कीमत में परिवर्तन तो बहुत सारे अमौद्रिक तत्वों के कारण भी होता है जिसको इसमें शामिल नहीं किया गया है। अब फिशर कहते हैं कि मुद्रा की पूर्ति और कीमत स्तर के बीच में प्रत्यक्ष और आनुपातिक संबंध है, जबकि अर्थशास्त्री कहते हैं कि ऐसा नहीं है। जैसे अभी हम इसका उदाहरण ले सकते हैं कि जब हमारे यहाँ पर मंदी आई या नोटबंदी हुई तो उस समय क्या हुआ, मुद्रा की पूर्ति बहुत कम हो गई, लेकिन उस स्थिति में कीमत स्तर में कमी नहीं आई थी। जिस हिसाब से मुद्रा की पूर्ति हमारी 86%, 85% जो है वो कम हो गई, लेकिन फिर भी कीमत स्तर में इतना परिवर्तन नहीं आया था। अगला अर्थशास्त्री कहते हैं कि इन्होंने मूल्य के निर्धारण में, मतलब कीमतों के निर्धारण में केवल मुद्रा की पूर्ति को अधिक महत्व दिया है, मुद्रा के मांग पक्ष को इसमें शामिल नहीं किया है। मतलब इन्होंने कहा कि मुद्रा की, फिशर ने हर जगह ये कहा कि यदि मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन होगा तो कीमत स्तर में परिवर्तन होगा, और मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन मतलब जिस हिसाब से मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन होगा कीमत स्तर में उसी हिसाब से परिवर्तन होगा। तो अर्थशास्त्री कहते हैं कि कीमत के निर्धारण में या मूल्य के निर्धारण में पूर्ति और मांग दोनों का समान महत्व होता है। जहां पर मांग और पूर्ति बराबर होती है वहां पर कीमत निर्धारित होती है। तो इन्होंने केवल एक पक्ष को ले लिया कि पूर्ति में परिवर्तन होगा तो कीमत में परिवर्तन होगा, मुद्रा की मांग को इसमें शामिल नहीं किया है। अगली आलोचना इन्होंने ली कि इन्होंने समीकरण में जिन तत्वों को शामिल किया है उनको मापना बहुत कठिन है। कौन से तत्व हैं? जैसे किसी भी समय पर मुद्रा की पूर्ति जो M लिया है उसको ज्ञात करना कठिन है, क्योंकि जो विकासशील या अल्प विकसित देश हैं उनके पास बहुत सारी व्यक्ति जो होती है वो बेहिसाब की होती है, मतलब जिसको हम काली मुद्रा भी कह सकते हैं, या करप्शन के कारण जो भी बेहिसाब की मुद्रा जो चलन में ही होती है उसका पता लगाना बहुत कठिन होता है। मतलब जो बेहिसाब की, यदि आपकी हिसाब वाली जिसका कहीं हिसाब किताब है, जहां जिसका कहीं पर रिकॉर्ड है, उसको तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इतनी मुद्रा सर्कुलेशन में है या चलन में है, लेकिन जो मुद्रा बेहिसाब की है जिसका कहीं कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है, वो मुद्रा भी चलन में है लेकिन उसका पता लगाना बहुत मुश्किल है। फिर उन्होंने कहा कि मुद्रा परिमाण सिद्धांत मुद्रा की चलन गति की विवेचना नहीं करता।
कि मुद्रा की चलन गति जो है वो केवल मुद्रा से ही प्रभावित नहीं होती, उसके अनेक तत्व हैं, जैसे भुगतान की अवधि है, उधार की सुविधा है, लोगों को तरलता पसंदगी है या नकद रखने की इच्छा है, या बैंकिंग सुविधाएं हैं, ब्याज दर है, उपभोग प्रवृत्ति है। ये सारी चीजें जो हैं ये मुद्रा की चलन गति को प्रभावित करती हैं, है ना। यदि भुगतान की अवधि लंबी होगी तो चलन गति ज्यादा होगी, यदि उधार की सुविधा ज्यादा मिलेगी तो कम होगी। तो इस तरह से मुद्रा की चलन गति केवल मुद्रा की मात्रा से ही नहीं प्रभावित होती, बल्कि बहुत सारे अन्य तत्वों से प्रभावित होती है, जिसको इसमें शामिल नहीं किया गया। इसके साथ ही अर्थशास्त्री कहते हैं कि कीमत में जो परिवर्तन होता है वो व्यापार चक्रों के कारण भी होता है, मतलब तेजी और मंदी के कारण जो है उसके कारण भी कीमतों में परिवर्तन आता है, जिसकी व्याख्या फिशर ने नहीं की है। इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि फिशर ने बहुत सारे असंगत तत्वों को शामिल कर दिया है। फिर उन्होंने कहा कि पी एक निष्क्रिय तत्व है, मतलब कीमत में परिवर्तन स्वयं नहीं होता है, मतलब जबकि वास्तव में कीमत में तो बहुत सारे कारणों से स्वयं भी परिवर्तन होता रहता है, तो उस सबको इसमें शामिल नहीं करता है। इसके साथ ही प्रोफेसर कीन्स ने क्या कहा कि यह सिद्धांत ये स्पष्ट नहीं करता कि मंदी काल में मुद्रा की मात्रा वही बनी रहने पर भी कीमत स्तर क्यों गिरता है। मंदी काल में यदि मुद्रा की मात्रा हम वही मेंटेन रखें जो पहले के स्तर पर थी, तो भी कीमतें गिरती जाती हैं। मतलब यही कि व्यापार चक्रों में कीमतों में परिवर्तन क्यों आता है, इसकी व्याख्या नहीं की गई है। परंतु फिर भी अर्थशास्त्री क्या कहते हैं कि इसकी कई आधारों पर फिशर की आलोचना की जाती है, लेकिन फिर भी ये सिद्धांत जो है वो काफी उपयोगी है, और ये हमें ये बताता है कि किस तरह से सरकार को नीतियां बनानी चाहिए तेजी और मंदी को नियंत्रित करने के लिए। तो ये एक मोटा मोटा हमको अनुमान देता है कि किस तरह से अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्रों को या तेजी मंदी की स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये हुआ फिशर का मुद्रा परिमाण सिद्धांत या नकद सौदा दृष्टिकोण, जिसकी हमने लिया कि क्या सिद्धांत है, कौन सी इसकी समीकरण है, इसकी मान्यताएं क्या हैं, और इसका सिद्धांत का चित्र की सहायता से हम व्याख्या कैसे कर सकते हैं, और इसकी आलोचनाएं क्या क्या हैं। थैंक यू।